जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे और हर भाई हर बहन को मेरा जय हिंद वंदे मातरम। आज का जो हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ पेडागोजी की। ये क्लास 4 है। यदि आपने क्लास 1 2 3 ना देखा हो तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैथ पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और सारी की सारी वीडियो देखिए। यदि आपको सीटेट पहली बार में और बेहतर नंबर के साथ क्रैक करना है, सीटेट को उड़ाना है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को दीजिए एक बेहतर विकल्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। बात किसकी हो रही है? मुक्त अंत वाले प्रश्न की। देखिए मुक्त अंत वाला प्रश्न होता क्या है? जिसके एक से कई ज़्यादा उत्तर होते हैं, आंसर होते हैं, या फिर हम उसे एक से कहीं ज्यादा प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि 2/7 से ज्यादा क्या है। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है कि 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि कौन सा बड़ा है, या फिर 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखिए। देखिए बात क्या हो रही है, हमें इन चारों क्वेश्चन में ये बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.7 से बड़ी 4 संख्या लिखिए। यानी कि 2.7 से बड़ी 4 संख्या लिखिए। क्या है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखिए हम बिल्कुल वीडियो को फटाफट करेंगे, यानी कि कम समय में आपको अच्छी चीजें सिखाएंगे, समझाएंगे। बस आप क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो एक शेयर जरूर करिएगा। देखिए कक्षा 2 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। बात किसकी हो रही है? कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं तो जाहिर सी बात है कितने वर्ष के होंगे? 6 से 7 वर्ष के बीच में के होंगे। तो उनको क्या पढ़ाना है? सरल आकृति, उसके लंबों किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या हो सकता है? श्याम, यहाँ पे श्याम पट होगा, श्याम पट का तल, जियो बोर्ड, 3D स्लाइड्स के नोट्स, या फिर क्यूबस। देखिए बात क्या हो रही है? बात हो रही क्लास 2 के बच्चों को क्या हमें पढ़ाना है? आकृति, लंबों एवं किनारों से परिचय कराना। तो उसके लिए जो सबसे बेहतर और बढ़िया ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जियो बोर्ड। देखिए जियो बोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को आकृति, लंबों और किनारों के विषय में सबसे बेहतर उत्तम तरीके से परिचय करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। निम्नलिखित कक्षा की 5, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। सवाल क्या है? 4 खम्भे जिनकी माप क्रमशः 105 सेमी, 215 सेमी, 150 सेमी, 235 सेमी है। यदि उसमें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया है। यानी कि यह सवाल आपको सोल्व नहीं करना है, बल्कि इस सवाल के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन मैच करना है कि बिल्कुल क्वेश्चन के साथ फिट हो जाए और आपका जो स्कोर वो बेहतर हो सके। तो कि आपका ऑप्शन क्या है? एलसीएम तथा एचसीएफ पर आधारित सभी समस्याओं का अभ्यास देने, गुणज और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, गुणक है सॉरी, एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच या फिर सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान। ठीक है, यहाँ पे बस समस्या समाधान ही होगा। तो देखिए बात क्या हो रही है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सबसे मेन पर्पज क्या हो सकता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान। ठीक है, तो या फिर समस्या समाधान की कोशिश करना भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो ऑप्शन है बिल्कुल जाता है क्वेश्चन के साथ। तो इसी तरह आपको भी अपनी समझ बिल्कुल बेहतर बनाने, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए और आप चुटकी में सॉल्व कर जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम की तरह है, बट थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की आवश्यकता है। देखिए निम्नलिखित कक्षा 3 की बात हो रही है। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। यहाँ पे क्या समस्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल कराने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो आपको नीचे समस्या अभी दी जाएगी, क्वेश्चन में जो समस्या है उसको हल कराने के लिए गणितीय संक्रिया का प्रयोग वह कौन सा सबसे उचित ऑप्शन है, ये बस आपको चूज करना है। तो समस्या क्या है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संगणनात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर संकेत करता है। देखिए पहली क्या बात है, क्वेश्चन में 3-4 चीजें कॉमन है। जैसे कि बात किसकी हो रही? कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है। ठीक है, हमें प्रयोग क्या करना है? तो हमें प्रयोग करना है गणितीय संक्रिया का, और साथ ही साथ हमें समस्या भी मैंने आपको पढ़ के बता दें कि समस्या क्या है। साथ ही साथ इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, किसके अकॉर्डिंग चूज करना है? ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर कौन सा ऑप्शन इंगित करता है, तो वो आपको बताना है संश्लेषण, ज्ञान, बोधन, विश्लेषण। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं वीडियो बिल्कुल फटाफट करेंगे, यानी आपको कम समय में बढ़िया चीजें सिखाया जाता है हमारे चैनल पे। यानी कि हम बस आपको यही है कि
क्वालिटेटिव चीज़ें आप सीखे, कम समय में आपका समय बचा रहे ताकि आप और भी चीज़ें बेहतर ढंग से तैयार कर पाओ। देखिए विश्लेषण यानी कि जब बच्चे के सामने जैसे ही गणितीय कोई समस्या आती है संक्रियाओं से लेकर, तो क्या होता है बच्चा विश्लेषण करता है। तो यानी कि ब्लूम के संज्ञानात्मक दक्षता की तरफ सबसे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वो विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर 5 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। यानी कि त्रिभुज है उसको राशिद क्या कर सकता है कि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। यानी बात क्या हो रही है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। जो बच्चा है राशिद क्लास 5 का है, तो जाहिर सी बात है अगर 5 क्लास का है तो वो 9 से 10 वर्ष के बीच में होगा। तो आप 9 से 10 वर्ष के बीच में बिल्कुल ऑप्शन में अब तो आप पकड़ ही लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है यदि बच्चा 9 से 10 के बीच में है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। तो इसका ऑप्शन देखिए बिल्कुल एक बच्चा भी बता देगा। वो बच्चा वो किस क्लास, वह बच्चा किस अवस्था में है, वो है अब सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी बच्चा किस वर्ष किस चरण में है, किस वर्ष के चरण में है, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की कक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण की बच्चे की डॉट क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो आपको आंसर भी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन और प्लस ऑप्शन दोनों मैच हो, बढ़िया हो, सुपर हो और आपका जो स्कोर हो बेहतर हो सके। देखिए एक एक अंक, एक एक नंबर आपको बेहतर या फिर बढ़िया की तरफ ले जाता है, जो आपकी कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा करता है। देखिए पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रश्न करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क बच्चे के संसाधन का विकास करना, ऑप्शन ए ही सबसे करेक्ट है और बाकी 3 ऑप्शंस बिल्कुल निगेटिव हैं। सो जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पूर्व धारणाओं को उसके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधन का विकास करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक पाठ पुस्तक की विशेषता है। बात क्या हो रही है, पाठ पुस्तक की विशेषता हो रही है। देखिए इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं या स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाए, या फिर उन्हें मोटी या भारी होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है बी या डी सही है, या फिर ए या बी सही है, सी या डी सही है, या ए या सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अच्छा ए और बी ऑप्शन क्या है, तो देखिए ए क्या है, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास है। देखिए कठोर अभ्यास का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक सवाल है तो सवाल हल करने के पहले बहुत सारे, जैसा कि आपने एनसीईआरटी बुक में देखा भी होगा कि उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि जो कठोर सवाल हो बच्चे उसको इजिली सॉल्व कर पाएँ। और बी में क्या कहा जा रहा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है पाठ पुस्तक की विशेषता को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, किस पे बल देती है आपको बताना है। तो देखिए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन ए को आप बिल्कुल नहीं लेंगे। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। शिक्षार्थी की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है, देखिए ये जो चारों के चारों ऑप्शन है बिल्कुल कंफ्यूजन है, ऐसा लगे कि आपको चारों में जो है क्या है कि बिल्कुल नेगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं, पर आप ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने इस पर टिक लगा दिया था। तो देखिए गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है कि जो 2005 के अनुसार गणितीय जो करण है, यानी जो गणितीय संबंधी अवधारणाओं में बच्चों को बिल्कुल अच्छा और बढ़िया बनाना है, तो क्या है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसके रुचि के अनुसार, ताकि बच्चा चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाए, कर पाए और उसकी जो संकल्पनाएं हैं वो क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, ठीक है। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। देखिए बात क्या हो रही है, कक्षा 5 की बात हो रही है, तो 9 से 10 वर्ष के बच्चे के विषय में आप तुरंत सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि 9 से 10 वर्ष का बच्चा किस हद तक सोच सकता है किन चीज़ों को लेकर। देखिए उच्च स्तरीय
मांग कार्य है, वेरी बहुत ही कंफ्यूजन वाले इसमें ऑप्शन हैं, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है यहाँ पे। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रमाणीकरण कौशलों की आवश्यकता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि केवल रटने पर आधारित है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें रटना आ गया। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रकरणकारी कौशलों की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्राय शिक्षार्थी, ठीक है, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 और 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। देखिए जो दशमलव संबंधी, वैसे नॉर्मल सी बात है, कभी कभी एग्जाम में हमारे और आपके साथ भी जो दशमलव वाली क्वेश्चन होते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या होता है कि गलत करके आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो बच्चे, तो उनके अंदर कंफ्यूजन होगा। तो आपको ये बताना है कि इस अवधारणा के हिसाब से जो सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। देखिए क्रमिक दशमलव में सोने की सार्थकता से संबंधित भ्रमिकांत संकल्पना, ठीक है, यहाँ पे शून्य होगा, शून्य यानी 0। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अर्थ, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। बात किसकी हो रही है? दशमलव संबंधी अवधारणा की। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि शून्य को लेकर बच्चे के मन में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, उसके माइंड में कंफ्यूजन होता है, वो चीज़ों को गलत पिक कर लेता है। तो इसका जो सबसे ऑप्शन नंबर ए है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, दशमलव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीकृत जर्नल पत्रक तैयार के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। देखिए बात किसकी, शिक्षक की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यानी शिक्षक भाई पत्रक तैयार कर रहे हैं तो किसी चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, गणितीय संकल्पनाओं, उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। देखिए जब पत्रक तैयार होने की बात होगी तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। देखिए मान लीजिए वॉच है, घड़ी है, इसमें जो घंटे और मिनट की सुई होती है बच्चा उसमें कंफ्यूज है, साथ ही साथ जो सिक्का होता है कॉइन, उसमें भी बच्चा कंफ्यूज है। कह रहा है कि इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसकी सीखने को प्रभावित कर रही हैं यह। देखिए इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 12। तो देखिए कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है, कमजोर शाब्दिक चासूस श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चासूस प्रकरण योग्यता जैसे चासूस विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चासूस समन्वय, कमजोर भाषा प्रकरण जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रकरण। देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला है, और अधिकतर मेरे भाई बहन क्या करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। क्योंकि देखिए मैथ की जो पेडागोजी होती है इजी तो होती है, बट उतना भी इजी नहीं होती कि आप आसानी से सॉल्व कर जाओ। हाँ 2 4 6 तो ऐसी होती है आप सॉल्व कर ले जाओगे, बट उसमें कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे सटीक और सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, यानी कमजोर चासूस प्रकरण योग्यता जैसे चासूस विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चासूस समन्वयक जैसी चीजें उसके अंदर क्या होती है, विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम कथा रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि यह पर केंद्रित है। यानी कि जो आपको डाटा दिया गया है उसमें क्या सबसे उचित ऑप्शन होगा बताना है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषा और सूत्रों को याद करना, नियमित क्रियाकार जमा कराने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो देखिए जानिए सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। देखिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो सक्रिय भागीदारिता है बिल्कुल टैग वर्ड्स है मैथ पेडागोजी के
पेडागोजी सेक्शंस को सॉल्व करने में जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखे आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं, वो ऑप्शन 110% बिल्कुल करेक्ट होता है। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, नहीं सब्सक्राइब किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।